डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोकतंत्र में सरकार के रूप पर चर्चा करेंगे और फिर हम आगे भारत में सरकार का कौन सा रूप है, लोकतांत्रिक सरकार का, उसको भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वर्तमान समय में विश्व भर में, दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के अंदर जो सरकार होती है, लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है, उसमें एकात्मक और संघात्मक सरकार या शासन व्यवस्था, दूसरा संसदात्मक और आदेशात्मक सरकार या शासन व्यवस्था। अब आज हम इनके विषय में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि जब हम राजनीति के अंदर सरकार के इन रूपों पर बात करेंगे तो इससे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और पॉलिटी हमें अच्छे से समझ में आएगी। तो एकात्मक और संघात्मक शासन, संसदात्मक और आदेशात्मक सरकार या शासन, इसको आज हम विस्तार से देखेंगे। तो अब इसे हम भारत के संदर्भ में देखेंगे साथ में। तो आपको पता है कि भारत में एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार होती है राज्यों में, और एक स्थानीय शासन की भी व्यवस्था की गई है। आज हम इस पार्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करें संघ सरकार की और राज्य सरकार। अब आप देख सकते हो कि एक तो संघ सरकार है, केंद्र सरकार कहते हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार। दो सरकारें मैंने लिख रखी है और ये बात कर रहा हूं मैं भारत की। तो अभी मैंने आपको बताया था एकात्मक और संघात्मक। तो भारत में क्या है, संघात्मक शासन को अपनाया गया है, लेकिन इसमें बहुत सी जो चीजें हैं एकात्मक शासन की भी है, वो भी बात करेंगे हम। यानी बाहरी तौर पर भारत में संघात्मक शासन है, और संघात्मक शासन है उसे अंग्रेजी में फेडरेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द फोर्डस से बना है, और इसका मतलब होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता। भारत में संघात्मक शासन है, और संघात्मक फेडरेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोर्डस शब्द से बना है, और फोर्डस शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। यानी सीधी सी बात होगी, जब दो या दो से अधिक राज्य आपस में समझौता करके संघ बनाते हैं तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। या संघवाद कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक राज्य आपस में समझौता करके संघ बनाते हैं तो उसे संघात्मक सिस्टम कहते हैं। अब जो संघ है वो दो प्रकार से अभी बना हुआ है, एक भारत का संघ है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ है। तो जब कई राज्य मिलकर संघ बनाते हैं तो वो समझौते का परिणाम होता है। यानी राज्यों ने आपस में समझौता कर कई राज्यों ने
अपने आप को एक राज्य में शामिल कर लिया, यानी सभी ने मिलकर अपना एक संघ बना लिया। और एक संघ ऐसे भी बनता है कि एक बड़ा राज्य है और वो उस राज्य के अंदर अलग अलग राज्य बना दे, यानी ये अलग अलग राज्य हैं, इन्होंने आपस में समझौता करके एक संघ बना लिया और ये सारे साथ एक संघ में शामिल हो गए। ये तो है समझौते का परिणाम, यानी साथ आकर। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ये संघ बनाया हुआ है। और एक ये बड़ा राज्य है और ये अपने अंदर अलग अलग राज्य बना दे, यानी साथ लेकर, तो ये समझौता नहीं है। ये कनाडा और भारत में, यानी बड़ा राज्य जब अपने अंदर अलग अलग राज्य बना दे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। यानी ये साथ लेकर, ये साथ आकर और ये साथ लेकर संघ बना हुआ है। इस संघ में राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। इस संघ में राज्य अपनी मर्जी से संघ से अलग नहीं हो सकते। अपने भारत में यही सिस्टम है, यही संघ बनाया हुआ है। और आपको पता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत अपने राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। यानी यहां पर फेडरेशन शब्द को नहीं लिया गया है, बल्कि यूनियन, यूनियन, यानी भारत अपने राज्यों की यूनियन है, भारत अपने राज्यों का संघ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम आगे देखें इसमें, संघात्मक शासन का अर्थ जब लोकतांत्रिक देश में दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं तथा केंद्र व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाता है तथा दोनों सरकारें अपने स्थान पर स्वतंत्र होती है, यानी राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं होती है। तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। यानी जब किसी लोकतांत्रिक देश में दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें होती है और उन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बीच संविधान में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया होता है और दोनों सरकारें अपने अपने स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है, केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारें नहीं होती है, राज्य सरकारों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इस व्यवस्था को संघात्मक शासन कहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कि केंद्र स्तर पर ये केंद्र सरकार है और राज्य स्तर पर ये राज्य सरकार है। यानी भारत में दो स्तर पर सरकार है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। समझ गए आप इस बात को। और जो केंद्र स्तर पर सरकार होती है वो संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है, उनको लागू करती है।
और जो राज्य सरकार होती है वो राज्य के लिए कानून बनाती है और उनको लागू करती है। ठीक है। अब जिन देशों में एकात्मक शासन है, जहां एकात्मक शासन होता है, एकात्मक शासन, अभी हमने बात की थी ना लोकतंत्र में एक संघात्मक रूप सरकार का और एकात्मक, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जब किसी देश में एक ही स्तर पर शासन करने की शक्ति दी जाती है तथा राज्य सरकारें या स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन होती है और उनका अस्तित्व भी केंद्र पर निर्भर होता है, तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। यानी जिस देश में शासन की सारी शक्ति एक ही सरकार यानी केंद्र सरकार को दी जाती है और वहां जो स्थानीय सरकारें होती है अगर है तो उन्हें निर्देश केंद्र सरकार ही देती है, उन्हें शक्ति केंद्र सरकार ही देती है। संविधान द्वारा दोनों को अलग अलग शक्ति नहीं दी जाती है। यानी राज्य सरकारों का स्थानीय सरकारों का जो अस्तित्व है वजूद है वो केंद्र सरकार पर निर्भर है। संविधान द्वारा उन्हें कोई शक्ति नहीं दी जाती है, शक्ति सिर्फ एक ही सरकार को दी जाती है और वो है एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए। अब देखो हम इसे अच्छे से देखेंगे। अब आपको पता है सरकार राज्य का वह अंग है जो जनता की इच्छा को व्यक्त करता है और उन इच्छा को क्रियान्वित करता है, उन पर काम करता है, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है, राज्य का अमूर्त रूप सरकार ही होती है। और जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका है उसका कार्य है कानून बनाना या जो पुराने कानून है उनमें बदलाव करना। कार्यपालिका काम है जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उन्हें लागू करना, क्रियान्वित करना। ठीक है। और न्यायपालिका कार्य है न्याय करना और कानूनों के उल्लंघन पर दंडित करना। ठीक है। अब भारत में क्या 2 स्तर पे सरकार है, क्योंकि आपको बता ही दिया संघात्मक शासन है और भारत में संविधान द्वारा दोनों सरकारों के बीच व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां भी बनाई हुई है। ठीक है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और राज्य में भी क्या है, राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो अब भारत में जो ये 2 सरकारें हैं, एक पूरे देश की सरकार जिसे संघ सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार, और हर राज्य की अपनी अपनी सरकार जिसे राज्य सरकार कहते हैं। इन दोनों सरकारों के बीच व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा। और वो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में वहां लिखी हुई है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं एक बार। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची
और एक है समवर्ती सूची। ये 3 लिस्ट है। तो संघ सूची में जो भी विषय उल्लेखित हैं उन विषयों पर कानून बनाने, कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है? संघ सरकार करती है। इस सूची में जो भी विषय लिखे गए हैं, अगर एग्जाम्पल लें हम, जैसे सेना, रेल, ठीक है, डाक तार, ये वो विषय हैं जो संघ सूची में है, केंद्र सूची में है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार, केंद्र सरकार को ये। और राज्य सूची में जो विषय लिखे गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम पुलिस व्यवस्था, और जो समवर्ती सूची है इसमें लिखे गए विषयों पर कानून दोनों सरकारें बना सकती है। लेकिन अगर किसी विषय पर पहले कानून केंद्र सरकार ने बना लिया है, संघ सरकार ने, यानी समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही होगी। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो जैसे शिक्षा, कृषि, ये ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ये विषय समवर्ती सूची में है। ठीक है, अब अवशिष्ट शक्तियां भी है, यानी इन तीनों सूचियों में कोई विषय उल्लेखित नहीं है या भविष्य में ऐसा कोई नया विषय बन जाता है तो उस विषय पर भी कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी, संघ सरकार बनाएगी। यानी आप यहां देख सकते हो कि स्पष्ट केंद्र और राज्य सरकार के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। संघ सूची में लिखे गए विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची में लिखे गए विषयों पर राज्य सरकार बनाएगी। यानी स्पष्ट शक्ति का बंटवारा यहाँ किया गया है संविधान के अंदर। यही संघात्मक शासन में होता है कि दोनों सरकारों के बीच के शक्तियों का बंटवारा होगा। राज्य अपना स्वतंत्र वजूद रखते हैं, उन्हें अलग से शक्ति दी जाती है संविधान द्वारा। अब देखो, इतनी बात आपको समझ आएगी कि भारत में 2 स्तर पर सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार। इनके बीच कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है संविधान में। अब हम देखते हैं भारत की जो व्यवस्थापिका है, संघ की व्यवस्थापिका, केंद्र की, यानी पूरे देश के लिए कानून जो बनाती है वो संघ की, केंद्र की व्यवस्थापिका कहलाती है। और संघ की, केंद्र की जो व्यवस्थापिका है वो संसद, पार्लियामेंट है। ठीक है, और आपको पता है पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका है, उसमें राष्ट्रपति, अगर मुख्य कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, यानी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। ठीक है, और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय। ये भारत में सबसे शीर्ष स्तर पर न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यानी संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को पूरे भारत के लिए लागू करती है, उन पर काम करती है। ठीक है, यानी आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जहां पर एकात्मक शासन होता है वहां शासन की सारी शक्ति एक ही सरकार को दी जाती है, केंद्र सरकार को वहां शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। राज्य सरकारें अपने अस्तित्व के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होती है और संघात्मक शासन में सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तर पर हो सकती है। एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है।
केंद्र सरकार को शक्तियां अलग दी जाती है, राज्य सरकार को शक्तियां अलग दी जाती है, यानी संविधान में इनकी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। दोनों सरकारें स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने स्थान पर कार्य करती है। ठीक है, ये हमने जाना। अब सरकार का जो संसदात्मक और आदेशात्मक रूप है, हम उस पर भी बात कर लेंगे। और आपने देखा कि भारत में जो संघ सरकार की व्यवस्थापिका है उसे संसद कहते हैं, और संघ सरकार की कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है। संसदात्मक व्यवस्था या सरकार का संसदात्मक रूप। ठीक है, संसदात्मक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है तथा कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाम मात्र तथा वास्तविक। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाम मात्र और वास्तविक। और कार्यपालिका होती है वास्तविक, उसका निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। दो प्रकार की होती है, नाम मात्र और वास्तविक। और जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इस चीज को समझेंगे, यानी संसदात्मक व्यवस्था का मतलब है कि संसदात्मक व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो संसद में से ही बनाई जाती है और अपने किए गए कार्यों के लिए वो संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र कार्यपालिका। जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका जो अध्यक्ष है वो सरकार का अध्यक्ष कहलाता है, और नाममात्र कार्यपालिका है वो राष्ट्र अध्यक्ष कहलाता है। अब हम इसे देखेंगे अच्छे से। अब आप देखो, व्यवस्थापिका ये है और कार्यपालिका ये है। ठीक, अब हम इसे देखेंगे यहाँ। और व्यवस्थापिका क्या है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका ये है, भारत में आपको पता है वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। यानी संविधान ने सारी शक्ति राष्ट्रपति को दी है कार्यपालिका की, लेकिन उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये वास्तविक कार्यपालिका है। तो हमने क्या देखा? संसदात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? जब वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण संसद में से किया जाता है, और संसद का जो ये सदन है लोकसभा, ये जनता का सदन होता है। यहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, जनता का सदन। इस जनता के सदन में से ये वास्तविक कार्यपालिका बनती है, यानी व्यवस्थापिका में से वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। तो आपने देखा संसद में से कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संसदात्मक। यानी यहाँ संसद सर्वोच्च है, संसद के सदस्यों में से ही। ठीक है, यानी आज आपको पता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसे बनाते हैं जिसे लोकसभा में क्या होता है? बहुमत होता है। जिस दल के नेता को लोकसभा में बहुमत होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो मंत्री हैं
वो संसद के दोनों सदनों में से हो सकते हैं, राज्यसभा से भी, लोकसभा से ही। क्योंकि जो मंत्री है उसे मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना होता है। यानी मंत्री और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में आते हैं, इन्हें संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यानी सीधी सी बात है, संसद में से क्या बनाई जाती है, कार्यपालिका बनाई जाती है। क्योंकि अब जो ये कार्यपालिका अपने काम करेगी, उन कार्यों और नीतियों के लिए वो किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति। यानी यहाँ पर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें यहाँ जवाब देना पड़ता है। अब जब ये वास्तविक कार्यपालिका तब बनी जब यहाँ पर इन्हें बहुमत था, और जिस दिन इन्हें अविश्वास हो जाए मंत्रिपरिषद पर, तो आपको पता है सरकार गिर जाती है, इन्हें घर जाना पड़ता है। यानी वास्तविक कार्यपालिका का वजूद यहाँ लोकसभा में निर्भर करता है, संसद में निर्भर करता है। जब तक इनका बहुमत यहाँ बना हुआ है तब तक ही ये काम करेंगे। यानी मैं अच्छे से बता देता हूँ, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण संसद में से किया जाता है, और जो ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री हैं, इन्हें संसद का सदस्य होना आवश्यक है, और ये अपने किए गए कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि जब मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया था, तो प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जिसे संसद के जनता के सदन लोकसभा में बहुमत था, और जब तक इनका बहुमत यहाँ रहता है तभी तक ये यहाँ कार्य करते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे। और कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। और नाम मात्र जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है यानी जो सरकार का अध्यक्ष है, शासन का जो अध्यक्ष है, वो प्रधानमंत्री होता है। समझ गए आप इस बात को अच्छे से। हमने संघात्मक व्यवस्था को भी जान लिया और एकात्मक को भी, संसदात्मक को भी। अब हम जानते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था को। अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये व्यवस्थापिका है। जैसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संसदात्मक व्यवस्था भारत में, आपको पता ही, अभी मैंने बताया है। तो यहाँ जो अमेरिका की व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है। तो इसमें क्या होगा, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं किया जाता, यानी व्यवस्थापिका के सदस्यों में से नहीं किया जाता। कार्यपालिका एक ही प्रकार की वास्तविक होती है। वास्तविक कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति ही राष्ट्र व सरकार का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका अपने किए गए कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के बीच स्पष्ट शक्ति का बंटवारा है। यानी कार्यपालिका जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक होती है, एक ही कार्यपालिका होती है, यही राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, यही सरकार के अध्यक्ष होते हैं।
व्यवस्थापिका के सदस्य अलग, कार्यपालिका के अलग। कार्यपालिका के सदस्यों का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता, इनका चुनाव अलग किया जाता है और इनका चुनाव आदेशात्मक व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे भी हो किया जाता है। यानी इन लोगों में से, इन सदस्यों में से इनका निर्माण नहीं होता है। समझ गए? अगर कोई इनका सदस्य भी है तो यहाँ राष्ट्रपति बनने के बाद उसे वहां से सदस्यता छोड़नी होती है। और अपने क्या है कि कार्यपालिका में वही होगा, वास्तविक कार्यपालिका में जो संसद का सदस्य, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है, आपस में संबंध होता है। जबकि आदेशात्मक व्यवस्थापिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सदस्य अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में से नहीं होते हैं। कार्यपालिका एक ही प्रकार की होती है और वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। सरकार का और राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। शक्ति का केंद्र बिंदु राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है जिन्हें सचिव कहा जाता है और ये मंत्री, ये सचिव राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। ये मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समझ गए आप इस बात को? अब इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार में हमने ये पढ़ा कि जिस देश में एक ही सरकार होती है, यानी शासन की सारी शक्ति एक ही सरकार को दी जाती है, अगर वहाँ राज्य सरकार या स्थानीय सरकारें हैं तो वे शक्तियाँ केंद्र सरकार से ग्रहण करते हैं और उनके अधीन कार्य करते हैं। उनका स्वतंत्र वजूद नहीं होता है, उन्हें संविधान द्वारा शासन की अलग शक्ति नहीं दी जाती है। और संघात्मक शासन में हमने देखा कि जहाँ पर संघात्मक शासन होता है या संघात्मक सरकार होती है, वहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तर पर होती है। एक केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, कानूनों को लागू करती है, और एक राज्य सरकार होती है, अपने अपने राज्य की अलग अलग सरकार होती है जो राज्यों के शासन को संभालती है, कानून बनाती है, कानून लागू करती है। शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है दोनों के बीच। फिर हमने देखा संसदात्मक सरकार। जहाँ संसदात्मक सरकार होती है वहाँ कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में से बनाए जाते हैं, व्यवस्थापिका में से आते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध होता है और जो कार्यपालिका है वो अपने किए गए कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, वास्तविक और नाममात्र। नाममात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो सरकार के अध्यक्ष होते हैं, शासन के अध्यक्ष होते हैं। और आदेशात्मक शासन में हमने देखा कि जहाँ आदेशात्मक शासन होता है वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई आपस में संबंध नहीं होता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। कार्यपालिका एक ही प्रकार की होती है और वो वास्तविक होती है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो शक्ति के केंद्र बिंदु होते हैं। वे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, मंत्री उनके प्रसाद पर्यंत रहते हैं जिन्हें सचिव कहते हैं, और वे मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति नहीं, अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी वहाँ की कार्यपालिका आदेशात्मक व्यवस्था की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही उन्हें वहाँ बहुमत दिखाना पड़ता है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। तो अब हमने देखा कि अपने भारत में संघात्मक और संसदात्मक स्वरूप है सरकार का। संघात्मक और संसदात्मक स्वरूप है। संघात्मक का मतलब हमारे देश में एक तो पूरे देश के लिए केंद्र सरकार है और राज्यों के लिए राज्य सरकार है, और दोनों सरकारों के बीच क्या है? शक्ति का विभाजन किया गया है, विधायी शक्ति का और कार्यपालिका शक्ति का, यानी व्यवस्थापिका शक्ति और कार्यपालिका शक्ति का।
और संसदात्मक का मतलब हो गया हमारी जो वास्तविक कार्यपालिका है, यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ये व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य हैं और ये उनके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और कार्यपालिका हमारे देश में दो प्रकार की है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। और जो संसदात्मक सरकार होती है उसे मंत्रिमंडलीय सरकार कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली, क्योंकि यहाँ वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में, कार्यपालिका में होती है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र कार्यपालिका है। और जो संसदीय शासन व्यवस्था है संसदात्मक, ये हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटेन में एकात्मक और संसदात्मक स्वरूप है सरकार का, ब्रिटेन में। और अपने भारत के अंदर है, अभी हमने जाना है, संघात्मक और संसदात्मक। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में संघात्मक और आदेशात्मक, यानी अमेरिका में एक ही प्रकार की कार्यपालिका है वास्तविक, वो है राष्ट्रपति। यानी आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, भारत में दो स्तर पर सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। और जो हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था है या जो संसदात्मक सरकार है वो केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। केंद्र स्तर पर तो हमने देख ली कि जो केंद्र की कार्यपालिका है वास्तविक, वो संसद में से बनाई जाती है, संसद के सदस्यों में से। अगर हम राज्य को देखें तो राज्य सरकार में भी संसदात्मक सरकार ही है, क्योंकि जो राज्य की व्यवस्थापिका है उसे हम विधानमंडल कहते हैं। और कार्यपालिका है, कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री। ठीक है, और अगर न्यायपालिका की बात करें तो उच्च न्यायालय। अब देखो, भारत के कुछ राज्यों में तो क्या है, विधानमंडल के दो सदन है। विधानसभा तो सभी राज्यों में है, जो जनता का सदन है। जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है। तो अगर हम राज्यों में देखें तो राज्यपाल है, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग करने वाली मंत्रिपरिषद है, राज्य की मंत्रिपरिषद। और राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और ये वास्तविक कार्यपालिका है। तो सेम वही सिस्टम है। अब जो ये वास्तविक कार्यपालिका है, इसका निर्माण विधानमंडल के सदस्यों में से हुआ है, विधानमंडल के सदस्यों में से हुआ है। और अपने ये किए गए कार्यों के लिए विधानमंडल यानी विधानसभा के प्रति क्या उत्तरदायी है। यहाँ राज्यपाल मुख्यमंत्री उसे बनाता है जिसे विधानसभा में बहुमत हो या विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री और मंत्री को विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, और कार्यपालिका दो प्रकार की होगी। तो आपने देखा कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार का स्वरूप संसदात्मक है। ठीक है, और आगे भी हम कुछ ऐसी बेसिक जो तथ्य हैं उन पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज संसदात्मक, आदेशात्मक, एकात्मक और संघात्मक जो सरकार का स्वरूप है उसकी बात समझ में आ गई होगी। और भारत के संदर्भ में भी आपको बात समझ में आ गई होगी। भारत में सरकार संघात्मक है क्योंकि ये केंद्र स्तर पर है, एक राज्य स्तर पर, और संसदात्मक सरकार है क्योंकि हमारी जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका, भले ही वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, उनका निर्माण व्यवस्थापिका के सदस्यों में से होता है और वे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारी संसदात्मक व्यवस्था है जो हमारे देश में या जहाँ भी संसदात्मक व्यवस्था है वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का आपस में गहरा संबंध होता है, क्योंकि ये सदस्य यहाँ वाले सदस्यों में से ही होते हैं। जब इधर कानून बनते हैं तो ये सदस्य यहाँ इनकी बैठकों में शामिल होते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में फिर कुछ नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।